अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। न्यूज़ रूम के आगाज़ में बात होगी मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर की। शुहदा के लवाहिकीन ने फ़ौजी अदालतों की फ़ौरी बहाली का आज पुरजोर मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन शुहदा के लवाहिकीन का कहना था कि फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी का दिन इंतखाबात के लिए मुकर्रर किया गया है और इसके बाद सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं। तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। जी हाँ, इस पर भी हम बात करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM से सियासी इत्तेहाद भी अब बन चुका है और MQM पाकिस्तान ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की दावत भी दे दी है। दूसरी जानिब 19 नवंबर को तहरीक इंसाफ शादरा में कॉर्नर मीटिंग करेगी, इसकी इजाज़त मिल गई है। तो सियासी मंजरनामे पे क्या हो रहा है, किस जमात का क्या मंशूर और लाहे अमल होगा, इस सब पर आज के न्यूज़ रूम में बात होगी। स्मोक की सूरत हाल, असरात और सदेबाब पर भी बात होगी। जिस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि जुमे से अब मजीद सख्ती भी कर दी जाएगी। यकीनी तौर पर इसके साथ साथ जो इसराइली बर्बरियत है, गज़ा पर जो बमबारी हो रही है, बारूद बरसाया जा रहा है, उस सारे मामले का भी जिक्र करेंगे और वहाँ लोग किस कर्ब किस अजियत में मुब्तला हैं, क्या उनके जज्बात हैं, किस तरह से अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं या अपने ज़ख्म हम रख रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, उनकी ज़बानी सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। लेकिन सबसे पहले अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो शुहदा के लवाहिकीन मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुहदा के लवाहिकीन ने फ़ौजी अदालतों की फ़ौरी बहाली का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में शुहदा के अहल खाना ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए, दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई है। इस मौके पर अनवर ज़ेब बोले कि फ़ौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बलवाइयों की सहूलतकारी है। जमाल रईसानी ने कहा कि किसी को शुहदा के खून से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शुहदा के लवाहिकीन की जानिब से और फ़ौजी अदालतों को फ़ौरी बहाल किया जाए, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद में शुहदा के अहल खाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अदालती फ़ैसलों से हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी ना की जाए, दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फ़ौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में इंतशार बढ़ा है, दहशतगर्दी की लहर आई है। अनवर ज़ेब ऐसे में बोले कि फ़ौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलतकारी है। जमाल रईसानी ने कहा है कि किसी को शुहदा के खून से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो शुहदा के लवाहिकीन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से भी कहा गया है फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, उन्होंने ये मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई है। बिजली के बाद गैस भी महंगी हो गई है। वफाकी हुकूमत के बाद ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। तो वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा ने बाकायदा इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और अब बिजली के बाद गैस भी महंगी हो गई है। गुज़िश्ता दिनों जो गैस टैरिफ में इजाफा हुआ था उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी वफाकी काबीना की तरफ से दी गई और फिर उस मंजूरी के बाद अब जो बाकायदा नोटिफिकेशन है यानी कि 1 नवंबर से नई कीमतों का इत्तलाक है वो हो गया है। ओगरा ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यूँ IMF की एक और शर्त मज़ीद पैसे मिलने से पहले यानी कि जो हमारी अगली किस्त है उसके जारी होने से पहले पूरी कर दी गई है और इस तरह से ये तमाम तर इक़दामात जैसे हर बार IMF की किस्त जारी होने से पहले होते हैं इस बार भी किए जा रहे हैं। और बिजली के बाद अब गैस IMF के कहने पर महंगी हो गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ख़त, जिसमें सदर मुमलिकत ने बुनियादी हुकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के ख़दशात पर गौर करने का कहा। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से सदर के नाम लिखा गया ख़त भी निगरान वज़ीर आज़म को भेजा है। जी हाँ, सदर मुमलिकत ने ख़त में कहा है कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद ज़रूरी और अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइसे इत्मीनान हैं। तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और बेसिकली उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसका भी इस खत में उन्होंने इजहार किया है। अभी अज़ान मग़रिब का टाइम हो जाता है।
8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ऐसे में मुल्क में सियासी हलचल में तेजी आ चुकी है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कुछ ज़्यादा एक्टिव है और उनकी एक्टिविटीज़ में, जी हाँ बिल्कुल, नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मौजूद थे, जो उनकी ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह और दीगर ने भी इसमें शिरकत किया और इस इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर खासा गौर किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी को जनूबी पंजाब में मज़ीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नून लीग के वोट बैंक में इजाफे के मकामी इमायदीन से राब्ते भी तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है, यानी जनूबी पंजाब पे खासा फोकस किया जा रहा है। बेसिकली तो गवर्नर साहब से ताज़ियत के लिए गए थे, पुरसे के लिए गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन जब लोग मौजूद थे तो फिर जो मुख्तलिफ उमूर हैं उस पर बातचीत हुई, क्योंकि गवर्नर साहब का खुद भी ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो फिर जनूबी पंजाब का मामला इन पर्टिकुलर डिस्कस भी हुआ। खैर, नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला सामने आ रहा है। 13 नवंबर को वो बलूचिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और लीगी कायद के दौरे को इस सिलसिले में हतमी शक्ल दे दी गई है। बलूचिस्तान में 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकातें होंगी। अहम सियासी रहनुमाओं की बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान है। बाप पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान भी एक्सपेक्टेड है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में नई पार्टी तंजीम से भी मुलाकात करेंगे। तो जो सियासी मिशन है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ तो 21 अक्टूबर को वापसी से हुआ, लाहौर में जलसे से हुआ, लेकिन उसका मज़ीद बाकायदा या उसकी एडवांसमेंट जो है वो बलूचिस्तान से हो रही है, क्योंकि वहाँ से फ़र्क पड़ता है, बाप है ना वहाँ पे मौजूद, तो वो फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, स्मॉग के बाइस हेल्थ इमरजेंसी जो नाफिज की गई है, नून लीग जनरल काउंसिल इजलास फिर इससे मुलतवी हो गया है। पार्टी इजलास शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी किया गया है। नून लीग की जो मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास है वो 11 नवंबर को होना था। जनरल काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। स्मॉग के पेश नज़र ये इजलास एक बार फिर से मुलतवी किया गया है। 11 नवंबर को ये इजलास होना था, अब दोबारा तारीख का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि छुट्टी है, जुमेरात को वैसे ही आपकी छुट्टी है, उसके बाद फिर जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो इस बीच ये छुट्टी इसलिए नहीं है कि लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएँ या सैर व तफरीह के लिए निकलें, ये छुट्टी इसलिए कि आप घरों में रहें और स्मॉग से बचें। तो इस वजह से नून लीग ने भी अपना प्लान कैंसिल किया। अलबत्ता कल के दिन जो अहम डेवलपमेंट थी, यानी नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हाथ मिला और इलेक्शन से 3 माह कबल, यानी इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से भी बहुत पहले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना वजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया। तो लोग क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर कराची के शहरियों की इस सिलसिले में क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने से जो मुल्की मसाइल हैं, ख़ास तौर पर कराची के मसाइल हैं, वो हल होंगे या नहीं होंगे, और अगर मरियम ने इलेक्शन लड़ा कराची से तो लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, ये लोगों की ज़बानी सुन लेते हैं। मरियम नवाज इलेक्शन लड़ती है कराची से तो एमक्यूएम को भी फ़ायदा है और मरियम नवाज को भी फ़ायदा है। ऐसा कोई मसला नहीं है, एमक्यूएम की सीटें हैं यहाँ पे जो मरियम नवाज को मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि मरियम नवाज को पाकिस्तान का किसी भी जगह से इलेक्शन, कराची तो छोड़ो, किसी भी जगह से कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, और अगर वो लड़ भी लेंगे तो खैर उनको रिस्पांस मिल जाएगा। इधर आके देख लें इधर उनको कितना सपोर्ट मिलती है, आके चेक कर लें। जी लड़ना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तानी है वो, तो आके पूरा आके। मुझे लगता है कि मरियम नवाज को लड़ना चाहिए। तो आखिरी वाले लड़के को लगता है कि मरियम नवाज को लड़ना चाहिए, इलेक्शन मिस कर गया वो, लड़ तो रही हैं बिल्कुल ऐसे ही है। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के इत्तेहाद से मुतालिक अवाम जो राय रखती थी वो तो हमने बता ही दी है, और जब अवाम का मसला हो और एक दूसरे के दुश्मन और जब अपना फ़ायदा हो तो इत्तेहादी बन जाते हैं, ये भी अवाम कह रही है। सुनिए ज़रा। कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं कि और कुछ भी नहीं है। इनके एक होने से क्या मुल्क के हालात तो नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकता, चाहे ये एक हो जाए चाहे जैसे भी हैं। दोनों जमातें बीच में से एक ही हैं, एमक्यूएम भी नून लीग भी, ये सारे जिन्हें सियासतदान सारे अंदर, इन्होंने सानू लोगों को बेवकूफ़ बनाया आवाम नू। बहुत अच्छा हुआ जो नून लीग और एमक्यूएम एक साथ मिल गए हैं। उम्मीद है कि ये अच्छी हुकूमत करेंगे। नून लीग वाले अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, दोनों का अलग अलग ही होना चाहिए। क्या ख्याल है, दोनों एक साथ होंगे तो बात नहीं बनेगी। नून लीग और एमक्यूएम का जो इत्तेफाक है वो अपनी समझ से बाहर है, क्योंकि वो रहे कराची में रहे पीपल्स पार्टी के साथ, जब नून लीग वफाकी गवर्नमेंट में आती है तो उनका तजाद रहता है। कराची से कामयाब हो जाएगा और एमक्यूएम तो बाकी नून लीग से जब मिलेगा तो बहुत मुश्किल से कामयाब होगा। नून लीग या एमक्यूएम से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए और जो अशियाए खुर्दोनोश पे जो कीमतें बढ़ाई हैं उसको कम होना चाहिए।
तो खैर कुछ की राय में ये इत्तेहाद भारी पड़ेगा कराची में MQM को, और कुछ की राय में इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चीज़ें उन्हें सस्ती चाहिए। लेकिन खैर ये भी देखना होगा कि किस जमात के कितने वोट रहे या कौन सा हल्का किसका तगड़ा है, कहाँ अक्सरियत है। 2018 का जो इलेक्शन डाटा है वो इस सिलसिले में मुस्तनद है। कराची में अगर बात की जाए तो 21 हल्कों में से 4 पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कामयाब हुई। कुल वोट जो हैं वो 6,20,661 थे। PTI यहाँ पर 21 हल्कों में से 14 पर कामयाब हुई थी और यहाँ इसके वोट थे 10,64,004। पीपल्स पार्टी 21 हल्कों में से सिर्फ 3 पर कामयाब हुई थी और कुल वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी को पूरे कराची से 3,71,028। मुस्लिम लीग नून यहाँ से कोई सीट नहीं जीत सकी। इसको अलबत्ता जो वोट पड़े थे वो 2,61,450 थे। तो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने कोई सीट नहीं जीती, MQM ने सिर्फ 4 जीती और अब ये मिलकर 5 सीटें कर लेंगे या कोई 15-20 हो जाएंगी। अब ये इंतजार करना होगा। ये तो अवामी फैसला करेगी कि कितनी सीटें इनके पास आती हैं। खैर लेकिन ये है कि इत्तेहाद हो गया है और इस इत्तेहाद के बारे में जो अवाम की राय है वो भी आपको बता दी थी। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में MQM 3 में से 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। कुल 98,763 वोट मिले। पीपल्स पार्टी 3 में से 1 सीट पर कामयाब हुई। कुल 1,10,719 वोट इनके हिस्से में आए, जबकि PTI कोई सीट नहीं जीत सकी थी। कुल 1,31,413 वोट इन्हें मिले थे और मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक उम्मीदवार था और वो भी हार गया था। कुल 3,655 वोट इसको मिले थे। अब देखना यह है कि 2024 में क्या सूरत हाल रहती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इससे मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात भी की और PTI वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला अलबत्ता जारी करने का मुतालबा भी रखा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। ये लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बाबर आवान हैं और बैरिस्टर गौहर हैं। ये दोनों आज गए हैं और तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं वो पेश किए हैं। और जब हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को बिल आखिर 19 नवंबर को शादरा में एक कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अली जाफरी एडवोकेट पेश हुए। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन के हवाले से लाहौर के इलाके शादरा में कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं। कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त और पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की जाए, जिस पर अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया है। और इस सारे मामले को अभी भी बहुत दिन बाकी हैं, तो देखते हैं इन दिनों में लाहौर की इस कॉर्नर मीटिंग के लिए क्या तय पाता है, आया ये हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। खैर मामलात हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। कराची हैदराबाद के वोट बैंक को भी काउंट कर लिया है। 2018 का डाटा आपके साथ शेयर किया है, लोगों की राय आप तक पहुँचाई है, फिर तहरीक इंसाफ की इजाज़त भी आपके साथ शेयर की है। तो कराची से हमें मोहम्मद सलमान ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं आज के दिन की क्या एक्टिविटीज़ हैं कराची की। और मोहम्मद आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब ज़रा क्योंकि पहले आपसे शुरू करते हैं, मामलात बहुत सारे जमा हो गए। पहले तो कितनी खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन का वफ़द मिला, उस इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के वफ़द की। सदर ने ख़त लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को। 19 नवंबर को एक कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना सही चलें, प्लेइंग फील्ड के कुछ आसार आपको नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो एक सोच अब कुछ अरसे में बेदार हुई है कि वो जो एक ख्याल किया जा रहा था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, तो अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे ये तो लगता है कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे होगा। अब उस बल्ले के निशान के ऊपर आवाम वोटर किस तरह रिएक्शन करते हैं ये तो इलेक्शन डे को पता चलेगा। असल तो प्रॉब्लम उनका है कि वो तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट किस तरह से होगी, क्योंकि इलेक्शन एक पूरी साइंस है और उस साइंस के लिए इलेक्शन से पहले इलेक्शन वाले दिन एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वोटर को इंटैक्ट करना, वोटर को लाना जो है वो एक अगर प्रेशर में है और जो भी मौजूद क़यादत है वो किस तरह से मैनेज कर पाएगी अपने जो है वो वोटर को, तो ये अभी है। लेकिन अभी देखने ये बेहतर सूरत हाल ये है कि एक किस्म की
ये जो एक सोच है कि पीटीआई इलेक्शन, चूँकि अगर पीटीआई इलेक्शन में ना होती तो वो पहले ही जो है इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क था और वो डिसक्रेडिट हो जाता पूरा कि जो है एक सियासी जमात जिसको पॉपुलरिटी है, जिसकी आवाम में मकबूलियत है, उसको जो है इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दे रहा। अब इलेक्शन के नताइज क्या होंगे ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चले। हाँ, यकीनी तौर पर इलेक्शन के नताइज तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेंगे और फिर उन नताइज की कबूलियत क्या होती है वो भी फिर पता चल जाएगा बाद में। अगले ही दिन 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो बता देगा माहौल क्या है। लेकिन मैं ज़रा सलमान की तरफ चलता हूँ, मामलात को उनसे समझते हैं। कराची और सिंध के डायनामिक्स में सलमान साहब, ये जो 21 नशस्तें हैं जिसमें से सिर्फ 4 हाथ आई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2018 में, वर्किंग क्या है? अब कुछ सोच के ही हाथ मिलाया होगा, क्या कैलकुलेट किया है? चलें 2 एक ऐसी नशस्तें कि जहाँ पर नून लीग का कुछ वोट बैंक है वो भी आ जाती हैं, तब भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं लोगों के। क्या रिएक्शन आ रहा है और एमकेएम में विद इन द पार्टी किस तरह से देखा जा रहा है इस सबको? क्योंकि कल भी कुछ रहनुमाई की मीटिंग थी, उसमें हमें बताया सिर्फ मुलाकात होगी, इत्तेहाद का तो हमें वहाँ से लाहौर से खबर मिली अचानक से। जी बिल्कुल वैसा साहब, मामला ये है कि ये दूरियां जो है वो काफी अरसे से कम हो रही हैं, खासतौर पर जेयूआई, नून लीग और जेडीए में। तो हमने ये देखा है कि ये रवाबित हो रहा है और रवाबित का देखें कराची के मामला पे जो है वो बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कराची में जो पहले आप बात कर रहे थे 4 सीटें, तो वो 4 सीटें कैसे मिली थी और किसको ज्यादा मिल गई थी वो एक अलग टॉपिक था। बहरहाल उस पूरे दौर से हम निकल गए, उस पर लोगों को तहफ्फुज़ात था। अब जो है वो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं तो नई बात करेंगे कि अगर आप देखा जाए तो तकरीबन तमाम ही जमातों की मायूस कुन कारकर्दगी है जो असम्बलियों में रही माजी में पिछले 12-13 साल, उसमें चाहे एनकेएम हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो। जमात इस्लामी के पास तो एक ही सीट थी लेकिन टीएलपी थी। तो अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें जो है वो अभी तक वो इंतखाबी सूरत हाल में जो इंतखाबी मुहिम के हवाले से कहते हैं कि पब्लिक में लोग चले गए, तो वो एमकेएम के अलावा कराची में कोई नहीं गया। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में एक्टिव हो गई है कि जो गुजरा थे पहले उनका पड़ाव कराची में रहता था, पौश इलाके में पड़े रहते थे, लोगों से मिलते थे और वहीं पे। अब इनका क्योंकि इंटीरियर की एक अलग रिवायत है कि आपको वहां पर मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, गम खुशी में रास्ते करने पड़ते हैं, तो वो सूरत हाल इंटीरियर में शुरू हो चुकी है। एमकेएम भी जो है वो हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर में तवज्जो दे रही है। अब जो बात होती है कि ये जो इत्तेहाद होगा, ये इत्तेहाद जो है जरा सा इसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि अजीजाबाद की सीट पर जो है वो नून लीग की हिमायत एमकेएम कर देगी या शाह फैसल कॉलोनी की सीट पर एमकेएम जो है वो नून लीग की हिदायत कर देगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। कराची के अंदर जो सीटें एमकेएम के जिस पर एमकेएम है, तो एमकेएम के रहनुमाओं से हमारी बात हुई कि उस पर तो एमकेएम अपने ही नुमाइंदे खड़े करेगी और नून लीग की जो है वो हिमायत तलब करेगी जहां पर एमकेएम का वोट बैंक है। इसके अलावा 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें जिला गरबी आता है, जिला किमाड़ी आता है और जिला मलीर आता है। वहां पर जो है वो एमकेएम की जो कामयाबी है वो नामुमकिन तौर पर नजर आती के मुश्किल है। तो उन सीट्स पर जो है वो हो सकता है कि एमकेएम जो है वो नून लीग की हिमायत कर दे। जैसे एक सीट है बल्दिया टाउन की, अब वहां से मुस्तफा कमाल को जो है वो नॉमिनेट किया जा चुका है एमकेएम की जानिब से, तो उसी सीट से फैसल गौदा माजी में कामयाब हुए थे और फिर उनको नायल करा। इसमें मसले 2-3 हैं इसमें, फैसल गौदा में आप तो इसको कैटेगोरिकली जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है और इसको समझने वाले समझते भी हैं। लेकिन इसमें आदिल साहब मामला ये है कि एक वोट बैंक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वो वोट बैंक 2018 में आपको रिफ्लेक्ट हो गया, तहरीक इंसाफ की तरफ जाता हुआ और तहरीक इंसाफ ने वहाँ से 14 सीटें ले ली। अब एक डेंट इसमें और पड़ा है, इसी बीच में वो आ गया पीपल्स पार्टी की सूरत जो बल्दियाती सेटअप है। अब इस सारे सिनेरियो में ये जो एक आप कह लीजिए कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड मूव है लेट्स से, इसका फ़ायदा किसी को भी होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या ये डिवीज़न तो यूं ही रहेगा? मैं आदिल साहब से पूछ रहा हूँ, आदिल साहब से पूछ रहा हूँ। जी आदिल भाई। उबैद, जो इलेक्शन कमीशन ने एक तो फैसला किया है कि जो बल्दियाती सेटअप मौजूद है उसको इलेक्शन कमीशन मुअत्तल करने जा रहा है, तो वो जो एडवांटेज था पीपल्स पार्टी के बाद, अगर वो बल्दियाती नुमाइंदे सारे मुअत्तल हो जाते हैं तो वो एडवांटेज शायद वो उस तरह से ना उठा सकें। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वहाँ पर पीटीआई का वोट है और जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो जमात इस्लामी का वोट बैंक स्कैटर्ड है। वो अगर किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेगा तो ही वो जो है वो कुछ। अब सराजुल हक साहब से किसी दोस्त की बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम
PTI के साथ इत्तेहाद करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी देख के जो है वो अपनी मूवमेंट करेंगे कि हम क्या हमारे इत्तेहाद से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जमात का जो वोट बैंक है ज़रूर वहाँ पर, लेकिन जमात की मूवमेंट इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि कराची के अंदर जमात इस्लामी किसके साथ चलती है। अगर वो PTI के साथ नहीं चलेगी तो उनका सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट लेवल माजी में रहा है वो नून के साथ रहा है। तो अब वो क्या नून को किसी लेवल पे जाके सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के साथ तो उनका आपको बनता ही नहीं है। और दूसरा इसमें आपने जिस तरह से कहा कि जमात जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है, हालांकि तहरीक इंसाफ खुद कहती थी कि उनका सबसे ज़्यादा जो झुकाव है या जो नेचुरल अलाइंस बनता है वो तो नफीस लोगों के साथ बनता है। अब खैर वो उनके साथ नहीं है, नफासत ही ख़त्म हो गई है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब और सलमान साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे। और मजमूई तौर पर जो सियासी माहौल है, गर्मा गर्मी है और तोड़ जोड़ है, उस पर बात हो रही है। 3 महीने पहले से माहौल बन गया है, 3 महीने पहले से माहौल बनना तय हो रहे हैं। कैसी खूबसूरत बात है। बिल्कुल ऐसी उबैद, और मेरे ख्याल में जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि नून लीग इस पूरी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो जो पीपल्स पार्टी हैं उनके रहनुमा भी अब हमें कुछ बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी तक तो वो मुस्लिम लीग नून से कुछ खाइफ नज़र आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फिर दूसरी जानिब मुलाकातें भी हो रही होती हैं। शाज़िया मरी ने भी आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को आइनी तरीके से निकाला गया, PTI ने माशरे में इंतशार फैलाया। चेयरमैन PTI ने जिस तरह से हुकूमत की वो सबके सामने है। तो नून लीग के बाद अब PTI के बाद भी के खिलाफ भी बात हो रही है, बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आईनी तौर पर जिस तरीके से निकाल नहीं था, उसका बुनियादी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि पाकिस्तान की अवाम को उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे। पाकिस्तान की अवाम को उनके मुआशी हुकूक, उनके आईनी और उनके इंसानी हुकूक से महरूम किया जा रहा था। हमने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने उनकी तर्ज हुक्मरानी की बात की। उस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सोशो पॉलिटिकल फैब्रिक है, जो हमारी मुआशरे का जो एक नक्शा है, उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, साइफर केस की बात करते हैं जिसमें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर ली गई है। चेयरमैन PTI ने वकील हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर को हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खुसूसी अदालत का फर्द जुर्म आयद करने का 23 अक्टूबर का हुक्मनामा आइन और कानून के खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट ने उजलत का मुजाहरा करते हुए फर्द जुर्म आयद की है। दरख्वास्त गुजार को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो साइफर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले वो जिस्मानी रिमांड पर थे। आज अदालत ने उन्हें जुडिशल करते हुए भिजवा दिया है अडियाला जेल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपना जो फैसला है वो आज सुनाया है। और अगर डराया गया तो वो पुलिस गार्ड्स होंगे, मेरा ताल्लुक़ नहीं, ये भी बातचीत होती रही। अगर रिकवरी करना है तो 5-7 हज़ार रुपये ले लें। फवाद चौधरी ने अदालत को ये भी बताया। 50 लाख रुपए का बेसिकली मामला है। आपका ऑर्डर देखा, अच्छा था, यही कहना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में ये भी कहा। और 50 लाख की रिकवरी के लिए अलबत्ता जिस्मानी रिमांड लिया गया था, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने रिकवरी करनी है तो 5-7 हज़ार रुपये हैं, वो आप फिर मुझसे ले लें। यहाँ तक आ गई है बात। बिल्कुल ऐसे। खैर अब जुडिशल रिमांड पे हैं जेल में और अडियाला जेल में। और अडियाला जेल में, यानी अडियाला जेल में अब PTI की 3 लोग हो गए हैं। नस्ला टावर केस की बात करते हैं जहां पे नामजद 10 मुल्जिमान को रिलीफ मिल गया है। फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमे C क्लास करने का चालान मंजूर हुआ है। सिटी कोर्ट का फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स लिए हैं कि एक वाक़े पर एक ही शख्स के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। खुसूसी अदालत पहले ही इस मामले पर नोटिस ले चुकी है और मुकदमे को C क्लास किया जाता है। पुलिस ने मुकदमे को C क्लास करने का चालान भी जमा करा दिया है। नस्ला टावर केस जिसमें नामजद 10 मुल्जिमान, इन्हें अब रिलीफ मिल गया है। अब हम स्मॉग की बात कर लेते हैं उबैद। 4 छुट्टियां हैं पंजाब के लोग जो हैं, जी हाँ,
और बागों का शहर ये छुट्टियां वो नहीं है कि जिसमें आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, सिनेमा जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, वो छुट्टियां नहीं है जवेरिया। जी जी, ये याद रखना, ये आपने भी याद रखना है। तो बागों के शहर पर स्मोक के बादल मजीद गहरे हो गए हैं और लाहौर मुसलसल दूसरे रोज़ भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 439 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर है और कराची के एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रहा है। तो खैर सबसे ज़्यादा जो हवा ख़राब है वो आप कह लीजिए कि लाहौर की है और नई दिल्ली की है। और ये बेसिकली ये जो मौसम आता है इसमें ये काम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं धुआं होता है, मंजर धुंधला जाते हैं, लोगों का नज़रिया जो है नज़र जो है वो ख़राब होती है। और ऐसे में फिर ये होता है कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, सीना जो है वो आपका दुखता है, आंखें जल रही होती हैं। और निगरान वज़ीर आला ने इसी वजह से छुट्टी कर दी है 4 दिन की, जिसका जवेरिया ने जिक्र भी किया। खैर, निगरान वज़ीर आला पंजाब की बात हो रही है तो उन्होंने स्मॉग से मुतालिक पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का इंदिया दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मॉग वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। स्मॉग से मुतालिक जुमे से सख्ती करेंगे, जुमेरात को क्योंकि वैसी ही छुट्टी है तो उस दिन छुट्टी के दिन हम लोगों को तंग नहीं करेंगे। जुमे से स्मॉग की सख्ती होगी और फिर हम लोगों को कहेंगे कि वो घरों से ना निकलें। क्या कहना है सुने। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार होएगी और लोगों को हम बाहर निकले 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। पब्लिक से रिक्वेस्ट यही है दोबारा कि ये कल अगर आपने निकलना है लाहौर से बाहर तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, संडे शाम को वापस आ जाएं, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि अपने घरों में रहें 3 दिन और जितनी ट्रैफिक कम होगी उतना माहौल बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। निगरान वज़ीर आला पंजाब को आपने सुना है, स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होने पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने को तरजीह दी जाए, बैरूनी सरगर्मियों को महदूद कर दें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, स्मोक के असरात से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऐसे इलाकों में ना जाएँ जहाँ ट्रैफिक फंसने का इम्कान हो। ट्रैफिक में फंसने की सूरत में गाड़ी की खिड़कियाँ बंद रखें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो स्मॉग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको अपनानी चाहिए। इसमें यह कि आप जितना क्लोज करेंगे उतना आप इन पार्टिकल्स को महदूद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगर आप घर में बंद हैं तो वहाँ नहीं आ सकते या गाड़ी में हैं तो वहाँ नहीं आ सकते। तो इस सिलसिले में अपनी मोबिलिटी को यानी घूमने फिरने को ज़रा कम से कम रखें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुँह वगैरह बार बार धोएं और इससे आप थोड़ा सा इससे जो शिद्दत है उसको मेलो डाउन कर सकते हैं, उसको ज़रा कम कर सकते हैं। खैर, एक और मामला है इंतहाई आम नौइयत का है और इस सिलसिले में हमारी पॉलिसी में तब्दीली के बाद जो हमने अपने मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग थे उनको उनके घरों को भेजना शुरू कर दिया और ये सिलसिला जारी है। 1 नवंबर से जो ऑपरेशन शुरू हुआ, क्रैकडाउन हुआ, लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में लाया गया, वो अब भी जारी है। मजीद अब 5085 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी जो हैं वो अपने वतन वापस चले गए हैं। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अभी भी तुरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद है और गुज़श्ता रोज़ 1475 मर्द, 1420 ख़वातीन और 2190 बच्चे अपने वतन वापस लौटे हैं। 231 गाड़ियों में 829 ख़ानदानों को अफ़गानिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये लोग अपने घर जा रहे हैं और इसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर अभी रुके हुए हैं या जिनका प्रोसीजर इस वक्त अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है मामला, वो होल्डिंग सेंटर्स में हैं। तो ये एक तरह से काम इस पर तेज़ी से जारी है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इसको निपटाया भी जाए। बिल्कुल ऐसी और वजूहात में एक ये भी थी कि पाकिस्तान में जो बदअमनी के जिम्मेदार हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन करार पाए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज़ बयानात खासे अफसोसनाक हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ है। अफगान अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए। उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए। उठने वाली पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी के खिलाफ कोई खातिर खा इक़दाम न किए, बल्कि चंद मौके पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़े सबूत भी सामने आए। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिनमें अक्सरियत अफगान शहरियों की है। दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अक्सर अफराद का ताल्लुक इन्हीं गैर कानूनी तारीक वतन से है। हम अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार है। दूसरी सूरत में हम अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों
और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी और इस अम्र को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द के सौदागर अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में ना ला सके। खैर, साल 2023 पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पर रहा। 2023 की बात करें तो 9 माह के दौरान कुल 386 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 137 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, जबकि 208 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ है। ये 9 माह के आदाद शुमार हैं और सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया, बेसिकली टारगेटेड ये कार्रवाइयाँ थीं कि जिसमें आप देख सकते हैं हाल ही में पसनी में 14 शहादतें हुई। इसके अलावा मियांवाली के एयरबेस पर जो ट्रेनिंग बेस है उस पर हमला करने की कोशिश की गई। फिर DI खान में 20 किस्म के वाक़यात थे। तो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके निशाना किया गया और 9 माह में ये 300 से ज़ायद शहादतें हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जो नेटवर्क है पाकिस्तान में, उसकी भी बार बार निशानदेही हो रही है। दहशतगर्दी का सोशल मीडिया पर एतराफ़ सामने आया है। मोदी सरकार के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के अब मजीद शवाहिद खुलकर सामने आ गए हैं। दहशतगर्दी वाक़यात की खबरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट्स इसमें सरफहरिस्त हैं। अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दी जाती है। मियांवाली एयरबेस हमले की इत्तला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट से दे दी गई। अकाउंट से दहशतगर्दों के मोबाइल से बनी वीडियोस नशर की जाती हैं और रॉ के ये अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही IP एड्रेस से चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और भारत एक बार फिर से उसका जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब और इस बार तो उसका एक्सप्रेशन भी है डिजिटल मीडिया पे। खैर, ये बड़ा खतरनाक मामला है, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद तो IPP के जो रहनुमा है अब्दुल अलीम खान, वो कारकुनों से मुखातिब है, उनको सुनते हैं। खड़े होकर हमें बता सकता है, हमने दिन रात लगाया उस पार्टी के लिए। हमने एक मंशूर के तहत एक खूबसूरत पाकिस्तान के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए कोई नया पाकिस्तान बनाने चले थे, हमने उसके लिए दिन रात मेहनत की है। हमें कोई ना समझाए, हमें सब पता है, अंदर अंदर एक एक चीज का पता है। फिर वही जब हुक्मरान बनते हैं, वही जब वजीर आजम बनते हैं। क्या मंशूर था PTI का? मुझे PTI वाले जरा समझाएं क्या मंशूर था। एक मंशूर था मेरिट होगा, सब जगह पे मेरिट होगा, यही मंशूर था ना। दूसरा मंशूर क्या था? ईमानदारी, ऑनेस्ट लीडरशिप। यही 2 वादे थे जो इमरान खान ने अपनी सारी 20 साल किए थे। हमें नमट यूनिवर्सिटी दिखाई, कहा वहां पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने कहा वाह वाह, हम सबसे बड़े डोनर हैं वहां पे। आज भी शौकत खानम का सबसे बड़ा डोनर हूं मैं, आज की तारीख की मैं बता रहा हूं। हमें शौकत खानम दिखाता थे, क्या कहता था शौकत खानम दिखाते हुए? कहता था कि यहां पे मेरिट है, किसी की सिफारिश नहीं चलती। गरीब आदमी और अमीर आदमी एक ही कमरे में आके इलाज कराता है और एक ही तरह का इलाज कराता है। किसी को नहीं पता लगता ये ज़कात के पैसों से करा रहा है या ये अपने पैसे खुद दे रहा है। यही दिखाया था ना। फिर उसके बाद जब हुकूमत आई तो मेरिट का क्या बना? क्या मेरिट निकला? बुजदार। यानी कि हमारे पास 250 मेंबर थे PTI के, जो PTI में मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुजदार को। वो बुजदार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफ केस उठा के उसके पीछे फिर रहा था, उसको लगाया वजीर आला, जिसको ना अंग्रेजी पढ़नी आती थी, ना उर्दू पढ़नी आती थी, ना पंजाबी पढ़नी आती। जो मीटिंग में 2 घंटे की मीटिंग में एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, जिसको ना फाइल का यूं पता लगता था, ना यूं पता लगता था। ये था मेरिट। ये जो 20 साल हमने मेरिट 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 सुनाया, ये था मेरिट। उधर महमूद खान लगाया, वो गोरा बुजदार था। वो भी वो हुई, जिस तरह का एक बुजदार उस तरह का दूसरा बुजदार। निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन, ये था आपका मेरिट। ईमानदारी की बारी आई, आपने फरागोगी लगा दी। आपने फरागोगी के जरिए 3-3 करोड़ रुपए में नीलामी शुरू कर दी, DC की और कमिश्नर की। और ये थी तब्दीली जिसके लिए हमने मारे मारे फिरते थे, दरिया लगाते थे, सफाइयां करते थे। इस धरने में मैंने खुद सफाई की है।
ये आमिर क्यानी खुद कुर्सियां सीधी करता था। हम डीजल उठाने के लिए कहां से लाके डीजल उसके जनरेटरों में डाला करते थे, सफाइयां करवाते थे खुद अपने सामने। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस पार्टी को और ना इसकी क्यादत को। और इमरान खान साहब और पीटीआई वालों, मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतनी जो तब्दीली बुजदार के जरिए थी, आज लगाओ ना शौकत खानम का इंचार्ज बुजदार को। शौकत खानम का चीफ एग्जेक्टिव, वो जो पंजाब का चीफ एग्जेक्टिव लग सकता है, वो शौकत खानम का नहीं लग सकता। लगाओ उसको, आज लगाओ शौकत खानम का इंचार्ज बुजदार को और मांगो लोगों से चंदा। फिर उसके बाद मांगो ना चंदा। अगर इमरान खान इतना तो सच्चा है तो लगा ना बुजदार को शौकत खानम का इंचार्ज और मांग लोगों से चंदा। और वो जितने लोग मोहब्बत का शिकार है वो चंदा दे के दिखाए, फिर मैं मानूं। और वो नमल में फरक होगी को लगा दो, वो फरक होगी को लगाओ नमल का इंचार्ज और मांगो चंदा। और लोगों से कहो कि दो हुन चंदा। हमें कोई मत समझाए। तुम लोगों ने जो इस मुल्क का हाल किया, 14 साल 15 साल तक लोग तुम्हारी मोहब्बत में इसके पीछे लगे रहे। तुमने उन 14-15 साल वालों के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि तुमने इस मुल्क से उम्मीद छीन ली है। लोगों को एक उम्मीद थी कि ये आएगा, पीटीआई आएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा। नया पाकिस्तान बना जी, 3-3 करोड़ का डीसी लग रहा है, 5-5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया इसने। हमें सारी उम्र ईमानदारी पे लेक्चर देता था, हमें मदीने की रियासत समझाता रहा, और खुद देखो क्या किया। इमरान खान के घर में जब तिजोरी में पैसे आ रहे थे, आपको पता ना कौन भर रहा था तिजोरियां? पता ना कि इमरान खान के घर में तिजोरी कौन भर रहा था? वो फर्क होगी पैसे किसको पहुंचाती थी? जिसके घर में तिजोरी में पैसे आ रहे हो, हार आ रहे हो, गिफ्ट मिल रहा हो, जो माशाल्लाह जमीनों का कारोबार करते हैं, उनसे बड़े बड़े बहुत बड़े सबसे बड़ा जो कारोबार करने वाला, उससे जो तोहफे आए, जो हार आए, वो किधर गए? वो इमरान खान के घर की तिजोरी में थे। जब घर की तिजोरी में माल पड़ा हो और वो दूसरों को जाके समझा रहा हो कि रियासत मदीना कैसे बनाती है, लानत है ऐसे रियासत मदीना बनाने वाले के नाम लेने वाले पे। मैं आप सबको जरिए एक पैगाम देना चाहता हूं। हमने जहांगीर तरीन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। इमरान खान के लिए क्या आप सोच भी नहीं सकते आप। कई बातें पता है आपको, कई बातें आपको नहीं भी पता। और मुझे दिल में इतना दुख हुआ जब मुझे पता चला कि इमरान खान ने अलीम खान को जेल भिजवाया। इससे बड़ा जुल्म, और बड़े बड़े जुल्म किए होंगे, मगर ये एक बहुत बड़ा जुल्म। खैर, मैं इससे और इस बातों में नहीं जाता। मैं अपने बारे में भी कुछ कह सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल वहां नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ आगे। मैं देखना चाहता हूँ उस मकसद को लेने के लिए, जिस मकसद के लिए हमने ये सारे सियासत का काम शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सियासी जो होते हैं, रिवायती सियासी लोग वो नहीं थे। हम लोगों ने मेहनत करके पाकिस्तान में काम किया। उसके बाद दिल किया कि हमने अपनी ज़ात के लिए तो बहुत कुछ कर लिया है, अपनी ज़ात के लिए अल्लाह ताला ने हमें मेहरबानी भी की है, मगर अब सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर काम करें, इस मुल्क की खातिर काम करें। और ये वो जज्बा था जिससे हम लोग सारे लोग एक ऐसे मुहिम में शुरू हो गए कि जो रिवायती सियासी पार्टी हैं उनको छोड़ दो, एक नई सियासी पार्टी जो एक नया लीडर जो है वो आके पाकिस्तान को एक सही जगह पे पहुंचाए जहां पे पहुंचना चाहिए। हम इस जज्बे के साथ हमने ये सारा काम शुरू किया। अब बाकी मैं कहानी लंबी नहीं करता, मगर जिसके ऊपर हमारा दारोमदार था, जब वो साहब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, तो सोच ये है कि वो इसी रंग में रंगे गए। मैं पुरानी बातों में इस तरह की नेगेटिव बात करना पसंद नहीं करता, मगर ये कहना जरूरी था कि जो पहला दिन उस कुर्सी पे बैठने का था, वहाँ कोई और इंसान बैठा था। छोड़ें इस बात को, आगे देखते हैं। हमने
जो भी काम किया, जो जिस वजह से हम सियासत में आए, मैं आया, ये एक अज़म किया कि इस मुल्क की बेहतरी करेंगे, इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए, आवाम के लिए एक नया मुल्क बनाएंगे जिसके अंदर इंसाफ होगा, जिसके अंदर ईमानदारी होगी, इसमें रोजगार। हम एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम में हम बात कर लेते हैं मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर जारी है, इस पे शोहदा के लवाहिकीन ने फौजी अदालतों की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और ये कहा है कि फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से ही मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की आमद है और ऐसे में तमाम सियासी जमातें हमें एक्टिव नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ ये जो सियासी जमातें हैं, इनका क्या लाहे अमल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। यकीनी तौर पर इसके अलावा जो गज़ा की सूरत हाल है लेटेस्ट, वो भी आप तक पहुँचाएँगे और वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है, क्या लोगों के तासुरात हैं, जज्बात हैं, लोग किस तरह से अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, ये सब आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन